आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 है। ये सेकंड चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम साउंड है। ठीक है, इसमें हमने आवाज़ के बारे में पढ़ना है। आवाज़ की नेचर क्या है, आवाज़ कैसे मुंतकिल होती है, आवाज़ कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी क्या खासियत है, इस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा साउंड वेव्स, पहला टॉपिक। तो साउंड क्या होती है? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की किस्म है विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग अ बॉडी, जो कि पैदा होती है जिस्म को वाइब्रेट करने से। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग अ बॉडी। अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने गले पे हाथ रख रहा हूँ, तो ये मेरा वोकल कॉर्ड जो होगा ये वाइब्रेट कर रहा है और मुझे फील होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास गिटार है, गिटार की स्ट्रिंग्स को आप वाइब्रेट करते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। आपके पास तबला है, तबले को आप बीट करेंगे, उसमें जो डायाफ्राम होता है उसमें वाइब्रेशन पैदा होती है, आवाज़ पैदा होती है। तो साउंड आपके पास एनर्जी की किस्म है जो कि वाइब्रेट होने से पैदा होती है। इसके अलावा एक आप वाइब्रेशन को चेक करना हो तो आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। घर में आपके पास पतीली वगैरह देगची होगी, उसको आप उल्टा रख दें। ठीक है, यहाँ पर चमचे की मदद से, स्पून की मदद से उसको वाइब्रेट करें और छोटे छोटे कागज़ के पीसेस यहाँ पे आप रख देंगे। आप बीट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे जब स्पून की मदद से, तो उसके बाद आप इन कागज़ के पीसों को उछलता हुआ देखेंगे, जिससे वो देगची है, वो कैटल है या वो पतीली है, उसकी वाइब्रेशन आपको फील होगी। बाकायदा लेबॉरेटरी में वाइब्रेशन चेक करने के लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फोर्क क्या होता है? ये आवाज़ को चेक करने के लिए एक आला होता है जिसमें इसके दो हिस्से होते हैं। ये वाला यू शेप्ड हिस्से को आप प्रोंग कहते हैं, स्ट्रेट जो लाइन होती है इसको आप क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं, और ये प्रोंग होता है। ठीक है, तो ये आवाज़ की वाइब्रेशन को चेक करने के लिए लेबॉरेटरी में इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि आपने एक रबड़ बैंड, वो भी लेबॉरेटरी में आपको मिल जाएगा, रबड़ बैंड के ऊपर आपने ट्यूनिंग फोर्क को ज़ोर से बीट करना है, मारना है, एक हिस्सा मारना है। सपोज़ ये आपके पास ये रबड़ बैंड है, ये आपने ट्यूनिंग फोर्क इस तरह पकड़ा हुआ है, ये इस तरह बीट किया, जर्क के साथ बीट करेंगे। और उसके बाद ट्यूनिंग फोर्क आप अपने नज़दीक लेके आएंगे तो आपको अर्थ टाइप, यानी जिस तरह करंट नहीं लगता, अर्थ टाइप आपको फील होगा, और वो बेसिकली उसकी वाइब्रेशन होती है। क्या होती है? ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन होती है। अब आवाज़ सुनिए, आप उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अपने कान के नज़दीक लेके जाएंगे तो फीबल सी, हल्की सी आपको आवाज़ नज़र आएगी, जिस तरह मक्खियों वगैरह की, मच्छरों की, मॉस्किटोज़ की गू की आपको बीट्स की आवाज़ आती है, वो आपको आवाज़ सुनाई देगी। एक एक्सपेरिमेंट ये। दूसरा एक्सपेरिमेंट है, आपने क्या किया जी, एक टेनिस बॉल रस्सी के साथ लटका दिया और फिर इस पर ट्यूनिंग फोर्क मारेंगे। ये ट्यूनिंग फोर्क मारेंगे, इस पर ट्यूनिंग फोर्क मारेंगे, मारने के बाद उसकी वाइब्रेशन और साउंड दोनों चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तीसरा एक्सपेरिमेंट, आपने क्या किया, एक बॉल लिया, उसमें वाटर डाल दिया और वाइब्रेट करता हुआ ट्यूनिंग फोर्क आप इसके नज़दीक लेके आएंगे। जो प्रोंग उसका वाइब्रेट कर रहा होगा उसको आप पानी में डालेंगे तो पानी श्रिंकल हो जाएगा। श्रिंकल यानी कि पानी के छींटे बाहर निकलेंगे। अब पानी में छींटे कब बाहर निकले? जब उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। डिस्टर्बेंस कैसे क्रिएट हुई? ट्यूनिंग फोर्क की वजह से। वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क से नज़दीक लाएंगे, वो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और पानी श्रिंकल होकर क्या हो जाएगा, वो प्याले से बाहर आ जाएगा या कप से बाहर आ जाएगा, जिससे ये चीज़ प्रूव होगी कि जो साउंड है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साउंड वेव्स रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन, यानी कि जो आवाज़ की लहरें हैं उसके किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है प्रोपागेट होने के लिए। मेरी आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, चाहे आप किसी चीज़ में मोबाइल में देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं। अगर आपके रूम में क्या है जी, एयर मौजूद है तो अब मेरी आवाज़ आपको आएगी। अगर वो एयर मौजूद नहीं होगी, आप टीवी लगाएंगे, जितने मर्जी वॉल्यूम ऊंचा कर लें, आपको आवाज़ नहीं आएगी। ठीक है, तो आपके कमरे में, आपके रूम में, आपके स्कूल में, आपकी लैब में एयर मौजूद होती है, एयर इज़ द मीडियम होता। अब इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में देखें डायग्राम में, आपके पास सबसे पहले ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई की ये दो वायर्स जा रही हैं और ये इधर आ गया इलेक्ट्रिक बेल। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक बेल। और यहाँ से आपने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया, और ये पूरा सिस्टम जो है वो एक बेल, एक जार में मौजूद है। जार के नीचे आपने वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। वैक्यूम पंप को यहाँ से हवा को एंटर करने के लिए या हवा को अंदर रखने के लिए वैक्यूम पंप को इस्तेमाल किया जाता है। अब पहले क्या करना है, पहले अब इस जार बेल में मुकम्मल हवा मौजूद है।
आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक बेल को ऑन करना है, यहाँ पे बटन ऑन ऑफ के लिए होगा, आप ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे आपको हल्की आवाज़, क्योंकि बेल इलेक्ट्रिक जार के अंदर है, आपको हल्की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आवाज़ सुनाई देगी, इसका मतलब क्या है कि जार के अंदर हवा मौजूद है। वैक्यूम पंप के ज़रिए आप क्या करें जी, हवा आउटलेट वाल जिसको कहते हैं आउटलेट, वैक्यूम पंप में आउटलेट वाल होगा और वो क्या करेगा, अंदर वाली हवा को बाहर निकाल देगा। अब हवा ना होने के बराबर है या बिल्कुल बहुत ही कम है तो हम इसको वैक्यूम कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा इसको क्लोज कर देंगे और फिर अगेन बेल को ऑन करेंगे। अब आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी या बहुत ही मिनिमम ना होने के, यानी कि सेंसिटिव आवाज़ सुनाई देगी, जो ये चीज़ प्रूव करेगा कि साउंड को प्रोपागेट होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, मीडियम की। और वो मीडियम क्या है जी, एयर। वो मीडियम क्या है, एयर, हवा वो मीडियम है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जी, लॉन्गिट्यूडनल नेचर और स्पीड ऑफ साउंड। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था साउंड वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं था। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और ये बताते भी हैं लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड का। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जिसमें वेव के जो पार्टिकल हैं, वेव के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल या वेव के जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन ऑफ द साउंड्स, ठीक है ना। मीडियम यहाँ पे क्या है, एयर, यानी एयर के पार्टिकल वेव के अलोंग क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। अब उसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए आपने क्या किया, एक ट्यूनिंग फोर्क ले लिया। ट्यूनिंग फोर्क की ये पोजीशन हो जाएगी ए, ये हो जाएगी ओ और ये पोजीशन आ जाएगी उसकी बी। क्या आ जाएगी, बी हो जाएगी। ये ए ओ बी आ गया। आप ए ओ बी इस तरह भी ये ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने अपने माने के हिसाब से अपने ए ओ बी ले लिया पोजीशन, ठीक है। अब इसका ये प्रोंग आपने वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करेंगे जब ट्यूनिंग फोर्क का प्रोंग ओ से बी की तरफ जाएगा, ओ से बी की तरफ जाएगा, यानी ये ट्यूनिंग फोर्क है, ये आपके पास ये वाला वाइब्रेट किया, ये जब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, वो एयर जो साउंड वेव ना वो एयर पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी, प्रेशर को एग्जर्ट करेंगी। एग्जर्ट करने के बाद पार्टिकल ऑफ द मीडियम क्लोज आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे तो वहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा। तो वो जो बिफोर, यानी कि बिफोर वाइब्रेटिंग अगर साउंड वेव्स ये थी, तो जब वो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा तो वेव्स या पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये कंप्रेशन पैदा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वो प्रोंग होगा वो बी से और ओ से ए पोजीशन पे आ जाएगा। जब ए पे आएगा ना वो करीब आ जाएगा, करीब आ जाएगा, एयर को ज़रा जगह मिल जाएगी, एयर पे प्रेशर जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होने के बाद पार्टिकल ऑफ मीडियम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब दूर होंगे तो रेयरफेक्शन पैदा हो जाएगा, अगेन कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन। इस तरह जैसे जैसे साउंड आगे ट्रैवल करती जाएगी, ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट करता जाएगा, कंप्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होता जाएगा। कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किस में प्रोड्यूस होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो ये एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है कि ये जो वेव्स हैं ये कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं या कंप्रेशनल वेव्स हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन क्या होता है, वेवलेंथ के बराबर, या डिस्टेंस बिटवीन टू रेयरफेक्शन क्या होता है, वेवलेंथ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की नेचर को शो कर रहा था। नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 4 होती हैं, लाउडनेस ऑफ द साउंड, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाउडनेस, पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड, बुलंद और हल्की आवाज़ या मध्यम आवाज़ कैन बी डिस्टिंग्विश, फ़र्क महसूस करते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड कहलाती है। यानी कि मैं अगर हल्का बोलता हूँ, मैं कहता हूँ हेलो, हल्की आवाज़ है, मैं कहूँगा हेलो, ये मेरी आवाज़ लाउड हो गई। हेलो हल्की फेंट साउंड, हेलो लाउड आवाज़ हो गई, ठीक है। तो दोनों आवाज़ों में आप क्लियरली फ़र्क महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हल्की और बुलंद आवाज़ में फ़र्क महसूस किया जाता है, वो लाउडनेस कहलाता है, ठीक है। अब लाउडनेस ऑफ साउंड का अगर आप इधर वेव फॉर्म के ज़रिए देखें तो ये फेंट साउंड की वेव फॉर्म है और ये लाउड साउंड की वेव फॉर्म है, ठीक है। ये इनकी एम्पलीट्यूड है, ये क्या है जी, एम्पलीट्यूड। लाउड साउंड की एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, फेंट साउंड की एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। जो ये चीज़ प्रूव करेगा कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड के। अब इसके फैक्टर डिस्कस करते हैं। लाउडनेस के 3 फैक्टर्स हैं,
एक एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी और डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पे लोडनेस डिपेंड करती है। 3 फैक्टर्स। पहले हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। एम्पलीट्यूड एक मैंने वेव फॉर्म के जरिए आपको बता दिया। दूसरा यानी कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगी, अंडरस्टूड है कि आप क्या करेंगे, लोडनेस ज़्यादा होगी। आप कोई डेक वगैरह, कोई मोबाइल में कोई गाना सुनते हैं, आप उसका वॉल्यूम हल्का रखते हैं, हल्की आवाज़ आती है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, आपको आवाज़ ज़्यादा आती है। सिंपल है कि वेव फॉर्म आप क्या सिंपल ये कि आपने एम्पलीट्यूड कम की, आवाज़ कम है, एम्पलीट्यूड बढ़ा दी, आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। लोडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम्पलीट्यूड के। दूसरा आपके पास एरिया ही बड़ा अंडरस्टूड है। एक तरफ ढोल है, एक तरफ ढोलकी बजाई जा रही है, दोनों क्या कर रहे हैं जी, 2 डिफरेंट आदमी उस ढोल और ढोलकी को बजा रहे हैं। अब ढोलकी का डायाफ्राम होता है छोटा होता है, ढोल का बड़ा होता है, किसकी आवाज़ ज़्यादा होगी? अंडरस्टूड है कि ढोल की आवाज़ ज़्यादा होगी क्योंकि उसका डायाफ्राम ज़्यादा है, उसका बीटिंग एरिया ढोलकी से बहुत ज़्यादा होता है, उसकी आवाज़ क्या होगी, आपको ज़्यादा सुनाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस का क्या होगा जी, अगर एक तरफ डेक वगैरह लगा हुआ है या फिर कोई आप समझ ले कोई डीजे सिस्टम, साउंड सिस्टम है, मैं उसके नज़दीक जाऊंगा तो मुझे आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। डिस्टेंस कम हो रहा है, आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही है। अगर मैं उससे दूर जाऊंगा, आवाज़ क्या हो जाएगी, कम सुनाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी के लोडनेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। चौथा फैक्टर है लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता, वो होता है सेंसेशन ऑफ एयर। जाहिर बात है कि जो यंग बंदे या यंग पर्सनस होते हैं वो उनकी लोडनेस सुनने की समाज जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर इसके मुकाबले में अगर बूढ़े बंदे हैं तो वो ऊंचा सुनते हैं, उनकी एज फैक्टर होता है। इसके अलावा जिसके हेल्थी एयर्स हैं उसकी भी लोडनेस ज़्यादा होगी, जिसके डिफेक्टिव एयर्स हो जाएंगे वो भी हो जाएगी। ये एक अलग फैक्टर है लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स में शामिल नहीं होता। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास पिच ऑफ साउंड। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश, हम फर्क महसूस करते हैं बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड, श्रिल बारीक और ग्रेव बारीक आवाज़ में। यानी अगर मैं भी बोल रहा हूँ, इधर एक बच्चा बोल रहा है तो आप फ़र्क महसूस कर लेंगे कि ये मेरी आवाज़ है और वो दूसरी आवाज़ बच्चे की है। ठीक है, अब पिच का जो ताल्लुक होता है ना, पिच ऑफ साउंड जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड के। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, पिच ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी कम, पिच कम। अगर हम कंपेयर टू बॉयज़ और गर्ल्स का देखेंगे या फिर वुमेन्स का, मेंस का या बच्चों का देखेंगे तो बच्चों की, औरतों की, लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो श्रिल होती है। श्रिल बारीक आवाज़ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, औरतों की, बच्चों की और लड़कियों की जो पिच होगी वो मर्दों की निस्बत ज़्यादा होगी क्योंकि मर्दों की आवाज़ क्या होती है, भारी होती है। अगर आप इसको वेव फॉर्म के ज़रिए देखेंगे तो फ्रिक्वेंसी इधर रखी, पिच इधर रखी, तो ये लो पिच है क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है जी, कम। ये हाई पिच, नीचे वाले की पिच हाई है, ऊपर वाले की पिच क्या है जी, लो है। ठीक है, तो ये आपके पास थी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू साउंड्स, दो साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच। अब देखिए ज़रा पॉइंट को देखें, एक ही लाउडनेस, एक ही पिच की 2 आवाज़ें आ रही हैं, आप फिर भी फ़र्क महसूस कर रहे हैं। कैसे? क्वालिटी से। देखिए, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ कोई और लेडीज़ वगैरह बोल रही है, हम दोनों की लोडनेस सेम है, हम दोनों की क्वालिटी सेम है, हम दोनों की पिच सेम है, लेकिन आप फ़र्क महसूस कर लेंगे वो औरत की आवाज़ है, वो मेरी आवाज़ है। क्यों? क्योंकि हम दोनों की क्वालिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इसी तरह एक तरफ ढोल की आवाज़ आ रही है, एक तरफ आपके पास तबले की आवाज़ आ रही है, आप दोनों महसूस करेंगे ये ढोल की आवाज़ है, वो तबले की आवाज़ है, क्योंकि उन दोनों की क्वालिटी डिफरेंट होती है। एक तरफ फ्लूट, बांसुरी की आवाज़ आ रही है, दूसरी तरफ गिटार की आवाज़ आ रही है, आप महसूस कर लेंगे ये गिटार की आवाज़ है, ये किसकी है, फ्लूट की आवाज़ है। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिटी क्या होती है, साउंड की डिफरेंट होती है। और क्वालिटी ऑफ साउंड आप वेव फॉर्म से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट वेव फॉर्म, ट्यूनिंग फोर्क की बनाई है, ये वेव फॉर्म हुई, फ्लूट की बनाई, आपके पास ये वेव फॉर्म हासिल हुई, और क्लैरिनेट की बनाई तो ये वेव फॉर्म, फ्लूट में ज़रा कम आ रहा है, क्लैरिनेट में ज़्यादा आ रहा है, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्वालिटी ऑफ साउंड में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड का आपको पहले मैं ज़रा वैसे ही बता दूँ क्या होता है। ये आपके पास एरिया है और ये वेव फॉर्म आ रही है। अब एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, अब ये वेव फॉर्म किसकी है, साउंड की। अब साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
अब 1 सेकंड में जितनी साउंड वेव इसमें से पास होंगी 1 सेकंड में, किस में से, इस एरिया में से, वो एरिया क्या है जी, एरिया परपेंडिकुलर टू द प्रोपागेशन ऑफ द साउंड है, वो उसकी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगी, शिद्दत ऑफ साउंड कहलाएगी। ठीक है। नेक्स्ट जी, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू द यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को आई से डिनोट किया जाता है और इसका यूनिट होता है वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है आपके पास 1 वाट पर मीटर स्क्वायर, और मिनिमम इंटेंसिटी, फेंट इंटेंसिटी, उसको आई नोट से शो करते हैं, और वो होती है आपके पास 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, फेंट साउंड ये फिक्स है, ये दोनों वैल्यू, बाकी जितनी भी इंटेंसिटी होगी वो 1 से लेकर 10 की पावर -12 के दरमियान होगी। ठीक है। तो ये था ये आपके पास आज का लेक्चर, जिसमें आपने साउंड वेव्स, प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव्स, उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव के बारे में पढ़ा।